तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा बजट की करते हैं। निर्मला सीतारमण की तरफ से आज आम बजट पेश किया गया और उसी आम बजट के दौरान जम्मू कश्मीर के खदुखाल को भी खींचा गया। 35,581 करोड़ रुपया बजट सेंट्रल असिस्टेंस यूनियन बजट के अंदर देने की बात कही गई और 9,000 करोड़ रुपया रिवाइज्ड एस्टिमेट के तौर पर करंट फाइनेंशियल फिजिकल में दिखाया गया है। और मरकजी वजीर खजाना ने जब बजट पेश किया तो यह साफ किया कि जम्मू कश्मीर ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा। ताहम टैक्स स्लैब में बड़ी तब्दीली लाई गई है, जिसके बाद मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिल रहा है। हुकूमत की तरफ से यह कहा गया है कि यह बजट इंतहाई अहम बजट है, क्योंकि इसमें हर एक को, हर फिक्र को अपने साथ लेने की कोशिश की गई है और हर तरफ से इस पर काम किया गया है। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ अपने तरीके से नाला ही नजर आए। बजट की टेक्निकलिटीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और सहल और आसान भाषा में, आसान लफ्जों में आप इसको समझ पाए, इसके लिए मेरे साथ जनाब जी कुरैशी साहब है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बजट्स रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और इन बजट के मामलात को बड़ी बगौर जानते हैं और बड़े अच्छे से इकोनॉमिक स्टडीज स्टैटिक्स पर नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी कुरैशी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कश्मीर से इस वक्त। पहला रिव्यू, चूंकि आप डायरेक्टली अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने ऑडिट, बजट और इन्हीं एस्टिमेट्स के आसपास घुमाया है। निर्मला सीतारमण मुल्क की वजीर खजाना है, आज आम बजट पेश किया, इसे आपकी नजर में कैसा माना जाए? फिजिकली कैसा है और क्या कुछ टेक्निकली आपको नजर आया है इसमें? इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके इस चैनल पर बुलाया ताकि जो बजट 2024 है उसके मिजानिये पर बात हो जाए। मैं सुबह से कुछ चैनल्स पर सुनता रहा कि इसका बजट है, इसके दुखाल क्या हैं, इसके क्या हद तक ये इसको किस हद तक वो कामयाब कर सकेंगे, ये वो अहदा हासिल करने में। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि पहले हम ये जो आज का बजट है 2024-20 का, इसका मजमूई हुज्र कितना है, क्योंकि सुबह से सारे नाज़रीन ये बेताब होंगे सुनने के लिए इसका हजम कितना है और इसका बेकअप कितना है। सुनते तो हम बहुत रहे कि इसकी पॉलिसी क्या है, आरएनबी में क्या है, इंक्लूजन है, लेकिन जो इसका मेजर ब्रेकअप है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो हमें बहुत मालूम है और हमें नाज़रीन पहुंचाना चाहिए। हमारे जो 24-26 का बजट है, तकमील जात हैं वो 45,000 करोड़ होंगे, 45 लाख करोड़ होंगे। तो जो एक्सपेंड बजट होगा इस नए साल का 2024-20 का, इसमें जो हमारी एक्सपेंडिचर होगी वो 45 लाख करोड़ और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो 10 लाख के करीब, 10 लाख करोड़ के करीब बराबर है और ग्रांट्स के एड हैं वो 1,69,988 करोड़ है। और अब जो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो वो बढ़ गया है वो 10 लाख करोड़ के करीब है। अगर हम इसमें सरसरी निगाह डालेंगे तो हम देखेंगे कि जो माजी के 10 सालों में बजट हुए उसके बरक्स इस साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ पिछले साल की निस्बत हमारी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी 1% करीब बढ़ी है। और कैपिटल बजट है जो वाकई तरक्की बजट होता है, जो मनसूब पर, जो पॉलिसीज पर, जो प्रोजेक्ट्स पर, जो फलाही स्कीमों खर्च होता है, इसमें करीबन 34% इंक्रीज हुआ है। यह पिछले साल हमारा जो टैक्स बजट था वो 7,28,274 करोड़ का, इस साल ये 10 लाख और 961 करोड़ है, यानी कैपिटल बजट में
आज दोबारा कोशिश करेंगे कि कुरैशी साहब के पास चले, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की कि मिज़ानिया बजट का क्या है, यानी हमारी एलोकेशंस क्या है, खर्चे क्या है, उस बीच जो पैसा बच रहा है उसको किस तरीके से एलोकेट किया गया है, ये दरअसल बेसिक टिडबिट्स है बजट की जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मोटा मोटा तो आप सुबह से सुन ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, हाउसिंग पर फोकस है, बैंक इंश्योरेंस और दीगर चीज़ों पर भी सरकार की तरफ से एक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है। स्टार्टअप्स को कैसे लेना है इस पर बात की गई, और इनकम टैक्स स्लैब में यह कहा जाए कि जो अब रिबेट जो लिमिट जो इंक्रीज कर दी गई है जी 5 लाख से 7 लाख के, और 3 लाख तक अब कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। इनकम टैक्स 3 से 6 लाख तक अगर आपके पास है तो 5 लाख रुपए आपको 5% देना होगा, और 6 लाख से 9 लाख अगर है तो 10% आपको टैक्स जो है वो देना होगा। इसी तरीके से टैक्सिंग के मामले में 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर अब आपको 15% टैक्स देना होगा, और इसी तरीके से 12 से 15% में 20% टैक्स के दायरे में आप आ रहे हैं, और 15 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो 30% का टैक्स जो है वो लगेगा। मुझे कहा जा रहा है कि जनाब कुरैशी साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, ये दरअसल आवाज बीच में कट रही थी, आप कंटिन्यू करें जी अपनी बात को, क्योंकि आपने जिस तरीके से शुरू किया था बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो कैपिटल बजट है या जो डेवलपमेंटल बजट है उसमें करीबन 34% इजाफा हुआ है। लेकिन जब हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ ग्रांट्स एंड एड भी मिलाएं तो हमारी जो कैपिटल बजट है वो 13,70,949 करोड़ होगा। यानी हमारा जो इफेक्टिव कैपिटल बजट है वो करीबन 37% पिछले साल से बढ़ा है। ये वाकई एक खुश आइंद कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो फलाही स्कीमें हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं और जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं, उन पर खाते का जो रुकूमात हैं उन पर खर्च किया जाएगा। और जो इस बजट का जो मजमूई मुद्दा है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और हमारी जो इकानमी 2047 तक, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी अपनी स्पीच में कहा कि हमारा जो विजन है नए 25 साल में कि हम 2047 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी न सिर्फ लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, बल्कि 2047 तक हमारा मुल्क जो हमारी माशत है वो खुद कफील और इसमें खुद इन्हिसारियत आएगी। इट विल बी ए सेल्फ जनरेटिंग एंड सेल्फ रेंटिंग इकोनॉमी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जी। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बात थी जो टेक्निकल लोग ही जान सकते हैं कि आखिर क्या वाकईतन जो कुछ कहा गया उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्वेलरी ऑफ वर्ड्स है जी, इसलिए इसको इस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, लेकिन आपने एक एक्सरे करके पोस्टमार्टम किया है। अब 2-3 सेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेरोजगारी पर काबू करना है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको जिस तरीके से टैकल करने की कोशिश सरकार ने की है, क्या आपको उम्मीद है कि साल 2023-24 के दौरान कुछ कामयाबी सरकार के हाथ लगेगी इस पूरे मंसूबे को देखते हुए? हाँ, जो इस साल का जो बजट है, सबसे पहले जो मैंने विदा में कहा कि चूंकि हमारा जो कैपेक्स बजट वो बड़ा है, लिहाजा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है और जो आल्सो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनमें जरूर बढ़ोतरी हुई होगी। और खासकर जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें कुछ 66% इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर्स इस साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई ज्यादा नहीं बढ़ा है, सिर्फ पिछले साल की निस्बत हमारी टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1% करीब बढ़ी है। और कैपिटल बजट है जो वाकई तरक्कियाती बजट होता है, जो मंसूब पर, जो पॉलिसीज पर, जो प्रोजेक्ट्स पर, जो फलाही स्कीमों खर्च होता है, इसमें करीबन 34% इंक्रीज हुआ है। यह पिछले साल हमारा जो टैक्स बजट था वो 7,28,274 करोड़ था, इस साल ये 10,09,61 करोड़ है। यानी कैपिटल बजट में
आज दोबारा कोशिश करेंगे कि कुरैशी साहब के पास चले, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की कि मिज़ानिया बजट का क्या है, यानी हमारी एलोकेशंस क्या है, खर्चे क्या है, उस बीच जो पैसा बच रहा है उसको किस तरीके से एलोकेट किया गया है, ये दरअसल बेसिक टिडबिट्स है बजट की जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल मोटा मोटा तो आप सुबह से सुन ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, हाउसिंग पर फोकस है, बैंक इंश्योरेंस और दीगर चीज़ों पर भी सरकार की तरफ से एक मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया, स्टार्टअप्स को कैसे लेना है इस पर बात की गई, और इनकम टैक्स स्लैब में यह कहा जाए कि जो अब रिबेट जो लिमिट जो इंक्रीज कर दी गई है जी 5 लाख से 7 लाख के, और 3 लाख तक अब कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा इनकम टैक्स। 3 से 6 लाख तक अगर आपके पास है तो 5 लाख रुपए आपको 5% देना होगा, और 6 लाख से 9 लाख अगर है तो 10% आपको टैक्स जो है वो देना होगा। इसी तरीके से टैक्सिंग के मामले में 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर अब आपको 15% टैक्स देना होगा, और इसी तरीके से 12 से 15% में 20% टैक्स के दायरे में आप आ रहे हैं, 15 से ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो 30% का टैक्स जो है वो लगेगा। मुझे कहा जा रहा है कि जनाब कुरैशी साहब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, ये दरअसल आवाज बीच में कट रही थी, आप कंटिन्यू करें जी अपनी बात को, क्योंकि आपने जिस तरीके से शुरू किया था बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो कैपिटल बजट है या जो डेवलपमेंटल बजट है उसमें करीबन 34% इजाफा हुआ है, लेकिन जब हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ ग्रांट्स एंड एड भी मिलाएं तो हमारी जो कैपिटल बजट है वो 13,70,949 करोड़ होगा, यानी हमारा जो इफेक्टिव कैपिटल बजट है वो करीबन 37% पिछले साल से बढ़ा है। ये वाकई एक खुश आइंद कदम है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो फलाही स्कीमें हैं, जो तरक्याती मंसूबे हैं और जो तरक्याती प्रोजेक्ट हैं, उन पर खाते का जो रुकूमात हैं उन पर खर्च किया जाएगा, और जो इस बजट का जो मजमूई मुद्दा है कि एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, और हमारी जो इकानमी 2047 तक, जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी अपनी स्पीच में कहा कि हमारा जो विजन है नए 25 साल में कि हम 2047 तक हमारी इंडियन इकानमी न सिर्फ लार्जेस्ट फास्ट ग्रोइंग इकानमी होगी, बल्कि 2047 तक हमारा मुल्क जो हमारी माशत है वो खुद कफील और इसमें खुद इन्हिसारियत आएगी। इट विल बी ए सेल्फ जनरेटिंग एंड सेल्फ रेंट इकोनॉमी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जी। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो बात थी जो टेक्निकल लोग ही जान सकते हैं कि आखिर क्या वाकईतन जो कुछ कहा गया उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्वेलरी ऑफ वर्ड्स है जी, इसलिए इसको इस तरीके से बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, लेकिन आपने एक एक्सरे करके पोस्टमार्टम किया है। अब 2-3 सेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेरोजगारी पर काबू करना है तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको जिस तरीके से टैकल करने की कोशिश सरकार ने की है, क्या आपको उम्मीद है कि साल 2023-24 के दौरान कुछ कामयाबी सरकार के हाथ लगेगी इस पूरे मंसूबे को देखते हुए? हाँ, जो इस साल का जो बजट है, सबसे पहले जो मैंने विदा में कहा कि चूंकि हमारा जो कैपेक्स बजट वो बड़ा है, लिहाजा बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है और जो आल्सो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनमें जरूर बढ़ोतरी हुई होगी, और खासकर जो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर है उसमें कुछ 66% इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है 63% के करीब, और अब इसकी एलोकेशन करीब 79,000 करोड़ होगी। इसी तरीके से जो गरीब कल्याण प्रोग्राम है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हो गई है, वो 2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जो एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर है, उसमें भी 1.25 लाख करोड़ की एलोकेशन रखी गई है। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट के सेक्टर की जो एलोकेशन है वो 1.6 करोड़ रखी गई है। हालांकि हम तवक्का करते थे कि मनरेगा का जो एलोकेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन तवक्कात के बरक्स उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है थोड़ा सा मायूस कुन भी है। अच्छा, क्योंकि हमारी रूरल इकोनॉमी में नरेगा का बहुत अहम रोल रहा। बिल्कुल।
कुरैशी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, आम लोगों को क्या है इस बजट में जिससे आम लोगों को लगे कि हाँ यार ये चीजें हैं जी जो मेरे लिए है, ये फायदेमंद है मेरे लिए और सरकार ने मेरे लिए कोई मंसूबा खींचा है? हाँ, ये बजट में जो फाइनेंस साहिबा ने कहा कि एक तो जो आम आदमी है उनके लिए फूड सिक्योरिटी का जो इनकी पॉलिसी है वो बरकरार रही, और जो फूड सब्सिडी है जिससे आदमी को, आम आदमी को भी इसे फायदा मिलता है, उसमें उन्होंने 1.97 करोड़ सब्सिडी रही है। इसी तरीके हमारा जो ये मुल्क है और जो माशरा है ज्यादातर ये ज़रूरी शोबे से वाबस्ता है जी। और फर्टिलाइजर्स के लिए उन्होंने जो सब्सिडी रखी है वो 1.75 लाख करोड़ रखी है। यानी जिन शोबजात के साथ हमारी बहुत कसीर आबादी वाबस्ता है उनके लिए उन्होंने कोई कोई राहत रखी है। इसी तरीके से जो मिडिल इनकम ग्रुप हमारा है उनको इनकम टैक्स की छूट दी गई है, इनकम स्लैब बढ़ गया है, 2.5 लाख से 3 लाख हो गया है और 7 लाख कोई इनकम टैक्स रिबेट है लगता है। और जो इसी तरीके से जो दूसरा इसमें जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ गई है। हम समझते हैं कि ओवरऑल जो टैक्स में उन्होंने उनमें कमी की है इनकम टैक्स स्लैब में, तो और जो गरीब कल्याण आवास जो योजना है उसकी एलोकेशन भी बहुत बढ़ गई है, उसमें कहीं 66% एनहांसमेंट उन्होंने इस साल के लिए रखी है। लिहाजा हम समझते हैं कि आम आदमी को या मिडिल क्लास जो है उनको जरूर किसी न किसी तरीके से राहत पहुंचेगी जिसकी तवक्को की जाती है। अच्छा, ताजिर, चूंकि पूरे मुल्क के ताजरों की जब मैं बात करूं और फिर जम्मू कश्मीर के जाविये से जब मैं बात करूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में थोड़ी देर में आपके साथ गुफ्तगू शुरू करूंगा, ताजरों के हवाले से वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल होती है कि जनाब हमारे टैक्स डिडक्शन हो जाएगी, टैक्स को थोड़ा सा रिबेट मिलेगा, थोड़ी सी कमी होगी, कुछ मुराद मिलेंगे, कुछ सब्सिडियां मिलेंगी, वो आज मुझे ज्यादा नजर नहीं आया। मुझे नजर नहीं आया वाकईतन उतना बड़ा नहीं है जो कॉर्पोरेट हमेशा कहते हैं कि कॉर्पोरेट बजट है जी। क्या आज भी कॉर्पोरेट बजट है या आज कुछ और है? ये हम तो क्योंकि बजट का सरसरी जायजा ही हम पेश कर रहे हैं, अब ये इब्तिदाई तासुरात हैं। मैंने सारी सेक्टोरल स्कीम जो है इनका स्कीमेटिक ब्रेकअप है या इसका जो सेक्टोरल जो इसकी ये ब्रेकअप है वो सारा का सारा मैं नहीं दे सका। अलबत्ता जितना मैंने अभी तक जो इरादुशुमार मेरे पास आए मुख्तलिफ चैनल्स के साथ, उसमें समझता हूं कि इंडस्ट्री को भी थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में ये दावा भी किया है, ये कमिटमेंट भी किया है कि जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो हमारे टॉप मोस्ट कंसिडरेशन पर रहेगी। क्योंकि एक पॉलिसी जो उनकी थी रीचिंग टू द लास्ट माइल, उसका यही है जो शेड्यूल कास्ट हैं या जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको उनकी तरफ निगाह डाली जाए, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। और इसी तरीके से जो बॉर्डर एरिया है जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है और पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जी, इनकी एलोकेशंस भी जरूर बड़ी है, लेकिन वो इनके जब स्टेट बजट्स पेश होंगे उसमें उनके तफासील होंगे। कुरैशी साहब, क्योंकि स्टेट बजट्स की बात हुई, हमारा बजट तो दिल्ली में ही पेश होना है, निर्मला सीतारमण साहिबा ने डिटेल बजट रखना है। लेकिन आज दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं वजाहत चाहूंगा ताकि जम्मू कश्मीर के नाजरीन को हमें पता लगे कि क्या मिला है। 35,581 करोड़ रुपया सेंट्रल असिस्टेंस होगी जी यूनियन बजट में। आम आदमी को कैसे मैं समझा पाऊं या आप समझा पाए क्या है ये, इसका मतलब क्या ये बजट टोटल आउटले है या ये बजट का एक हिस्सा है? हाँ, ये समझो ये असल में हमारा यही बजट होगा 35,000 नहीं, ये उसका एक्चुअली ये उसका एक हिस्सा है। असल में अगर हम देखेंगे, अगर मुझे अपना हाफिजा साथ देगा, पिछले साल का जम्मू कश्मीर का बजट था वो 1 लाख करोड़ 1,10,000 के करीब होगा जी। मैं आपको कहता हूं कि ये जो ग्रांट सेंट्रल असिस्टेंस है ये उस बजट का एक हिस्सा होगा। लेकिन मैं ये पहले ही कहना चाहता हूं कि हमें ज्यादा हम ये नहीं चाहिए कि रातों रात इसमें इतना बहुत ही जंप होगा, बल्कि इसमें भी 10-15% हर साल एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस होता है। 10-15-20% इससे ज्यादा हाइक नहीं होगा। अगर पिछले साल का बजट हमारा 1,10,000
करोड़ के करीब होगा। इस साल मुमकिन है एक 30-35 के करीब होगा, जिसमें ये 35,000 करोड़ जिसकी आपने बात की, ये उसमें सेंट्रल असिस्टेंस होगी। यानी ये मेन बजट का जो मरकज की तरफ से हमें असिस्टेंस मिलती है उसका हिस्सा है। हाँ, ये इनको जरूरी रखना होता है अपने सेंट्रल बजट में। अच्छा जी, जो इसमें तो हमारा स्टेट बजट एक अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट ये कहा गया कि इसी स्टेट बजट, राइट सर, कुरैशी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9,000 करोड़ रुपया रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर करंट फिजिकल ईयर रखा गया है, कहा गया है। इसका क्या मतलब माने? ये एक्चुअली पहले उन्होंने कोई एंटिसिपेट किया होगा, ये जिस एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में है कि कैपिटल में है, मैंने तो ये देखा नहीं, ये उसका रिवाइज्ड फिगर होगा। तो ये कह रहे हैं कि 9,000 करोड़, लेकिन इसकी सारी तफसील अब स्टेट बजट में होगी। स्टेट बजट में होगी। तो कुल मिलाकर जब टूरिज्म की हम बात करते हैं तो आज मोहतरमा ने इस बात को भी इशारा दिया कि जनाब टूरिज्म हमारी बड़ी टॉप प्रायोरिटीज रहेंगी। तो जब टूरिज्म का ख्याल आता है तो तुरंत से हम जम्मू कश्मीर की ओर भी देखते हैं। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि यूनियन गवर्नमेंट का जब टूरिज्म का बजट आएगा उसमें अलहदा तौर पर कुछ चीजें होंगी जो जम्मू कश्मीर के लिए भी लाई जा सकती हैं, या जो हमारा बजट जब आएगा अलहदा से उसमें उसकी रिफ्लेक्शन होगी? लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी जनाब जी कुरैशी साहब, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बजट्स जम्मू कश्मीर हमारे साथ थे, जिन्होंने अपना बहुत सारा वक्त सेक्रेटरीट के अंदर गुजारा इन्हीं बजट्स को निकालते हुए। तो आप थोड़ी सी बात हम कर रहे थे कि बुनियादी बातें क्या है जी, किस तरीके से ये बनता है बजट और क्या कुछ इसमें है। बाकी मानदा जो मालूमात है वो सुबह से आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैनल पर लगातार देखते